दोस्तों आइए समझते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म जो है आप अपने मोबाइल फोन से कैसे फिल करेंगे। जी दोस्तों, मोबाइल फोन से मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना फोटो को जो है रिसाइज करेंगे। इसके अलावा आप सिग्नेचर को भी कैसे रिसाइज करेंगे, क्योंकि फोटो सिग्नेचर में भी आप लोग को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जाति सर्टिफिकेट को लेकर भी आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि किस लेवल का जाति हमको बनवा के लगाना है। इसके अलावा आप लोग को जाति में जो है आप लोग को अपने राज्य से बनवाना है कि कहां से बनवाना है, सेंट्रल वाला, स्टेट वाला, कौन सा लगेगा, इसकी भी हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। वीडियो को पूरा अच्छे से मैं आपको कवर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारी इंफॉर्मेशन को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आपको जो है रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म को भरना है। देखिए यहाँ पे दो वैकेंसी है। एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन पास है तो वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा है 12th पास पे। अगर कोई 12th पास है, ओनली 12th, तो वो जो है अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट के लिए, इस वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा। अगर कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन पास है तो वो दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी और 12th पास वाला, दोनों पद पे। और दोनों वैकेंसी को मिला के 14,000 से ज्यादा पद आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए दोनों वैकेंसी का जो है ना लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। अगर आप जो है अंडर ग्रेजुएट यानी इंटर पास वाले फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोस्ट है उसमें आपको जो है 20 अक्टूबर तक यहाँ पे मौका मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो दोनों का जो है लास्ट डेट जो है कल के डेट में एक्सटेंड किया गया है, जो कि मैंने आप लोग को अपडेट दिया ही था। तब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई का एक बटन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आप रेलवे का ये जो फॉर्म है पहली बार भर रहे हैं तो आपको एक नया जो है अकाउंट बनाना होगा। अब अकाउंट बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पे नया जो है यहाँ पे अप्लाई पे जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके इस प्रकार से ओके करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है अकाउंट बनाने का सारा जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगा और इस सारी जानकारी को भर के आपको अकाउंट बनाना है। अगर मान लीजिए आप पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप यहाँ लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है ना लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को यहाँ भर के और आप यहाँ पे जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। ये उनके लिए ऑप्शन है जो पहले से एएलपी का फॉर्म फिल किए हो, टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हो, या मान लीजिए अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म फिल किए हो, या और भी जेई की वैकेंसी आई थी रेलवे के द्वारा उसका फॉर्म फिल किए हो। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अकाउंट जरूर बनाते हैं आप, तो आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब रेलवे की इससे आगे भी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी, जैसे ग्रुप डी की आएगी या और जो भी वैकेंसी आएगी ना, तो आपको नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप किसी फॉर्म को भर के अकाउंट बना लेते हैं तो आपको नया अकाउंट नहीं बनाना होता है, उसी अकाउंट से आपको फॉर्म को भरना होता है लॉगिन करके, ठीक है ना। तो ये आपको जो इस प्रकार से क्या है कि अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जो लोग पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं। अब जब आप अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं, जो भी नए कैंडिडेट से अकाउंट जब यहाँ बना रहे हैं, तो कभी कभी क्या उनको दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे उनका आधार जो है ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई डोंट हैव आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन इस पर क्लिक करना है आई डोंट हैव आधार कार्ड, और यहाँ पे ना एक दूसरा आईडी प्रूफ आपको क्या करना है, चूज कर लेना है इसमें से। जैसे आप देखेंगे पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या स्कूल का कोई भी आइडिया हो आप उसे चूज करके और उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने पैन कार्ड चूज किया, पैन संख्या लिखेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ प्लेस ऑफ इशू लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो या हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत हो रही हो फॉर्म भरने में। मैंने खुद जो है इस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ। जब मैं कैंडिडेट्स का फॉर्म भर रहा था तो उन्होंने बोला नहीं सर मैंने कभी कहीं फॉर्म नहीं भरा हुआ है और मेरा पता ना क्यों यहाँ पे आधार मैच नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि अदर अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो इस केस में आपको घबराने की बात नहीं है, अदर कोई आईडी प्रूफ यूज करके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, इस पे हम क्लिक करके डायरेक्टली लॉग इन करते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के हम लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से जो है लॉग इन हो जाएंगे आप, और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री, ऑनलाइन एप्लीकेशन या जनरल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अभी जो प्रेजेंट में जो भी वैकेंसी चल रही है वो यहाँ पे शो करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 वैकेंसी शो करेगा। पहला वैकेंसी आपको जो है टेक्नीशियन के लिए है, दूसरा वैकेंसी आप देखेंगे तो ये अंडर ग्रेजुएट, ये इंटर वाला है, अंडर ग्रेजुएट जहां लिखा है वो इंटर वाला देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रेजुएशन वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे लास्ट डेट अभी फिलहाल यही दिखा रहा है।
लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो बढ़ा दिया गया है, ध्यान रहे, क्योंकि मैंने आपको जो बताया डेट ना, अब वो डेट कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका 27 कर दिया गया है, 27 अक्टूबर, और इसका जो है बढ़ा के 20 अक्टूबर कर दिया गया है। अभी एक थोड़ा सा समय लगेगा, अपडेट हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए सपोज अगर कोई बंदा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो इस वाले पद के लिए फॉर्म भर सकता है और इस वाले पद के लिए फॉर्म भर सकता है, दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले इस वाले पद के लिए फॉर्म को कंप्लीट कर लेना होगा, फी वगैरह जमा कर लेना होगा, उसके बाद इस वाले पद के लिए जो है वो क्या करेगा, फॉर्म भरेगा। और आप चाहे तो दोनों में अलग अलग आरआरबी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो पहले आप पूछता है कि किस आरआरबी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पटना से अप्लाई कर दिए और आप चाह रहे हैं कि यहाँ भी पटना से अप्लाई करना है, तो पटना से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ तो मुंबई से अप्लाई करना है तो मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से भी आप चाहे वहाँ से दोनों वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग आरआरबी से या सेम आरआरबी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको पहले ये सोचना है कि हम किस आरआरबी से फॉर्म भरें। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी चूज करने का कई सारे जो है फैक्टर हो सकते हैं। एक तो फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए आप ओबीसी से आते हैं, तो आप ये देखिए कि ओबीसी जो है, ओबीसी कैटेगरी में कहाँ कितनी पद हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं। आप आजाद हैं हर एक आरआरबी से अप्लाई करने के लिए, मतलब सॉरी, किसी भी आरआरबी से अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक ही आरआरबी से अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन किसी भी आरआरबी से अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, भोपाल से, गोरखपुर से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, रांची से, जहां से चाहे वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के बच्चा किसी भी आरआरबी से अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो भी आरआरबी वो चूज करेगा उस आरआरबी में ही उसको जॉब लगेगा, ध्यान रहे, उसी एरिया में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसका एग्जाम सेंटर भी उधर ही तरफ जाएगा, ये है। और उसके अलावा अगर वो फीमेल है तो मे भी हो सकता है कि उसके अपने स्टेट में दे दे, होम स्टेट में, लेकिन मोस्टली केस में देखा गया है कि जहां वो आरआरबी चूज करता है उसी आरआरबी में उसकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है और उसी आरआरबी में उसको जो है एग्जाम सेंटर देने जाना होता है, एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। तो ये पहला फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोग आरआरबी चूज करने से पहले इस चीज को जरूर जो है ध्यान में रख लीजिएगा। अब जब आप मान लीजिए ओबीसी से आते हैं तो हर एक आरआरबी में वैकेंसी दिया हुआ है कि किस आरआरबी में कितनी पोस्ट है, तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए अपना जहां ज्यादा पोस्ट है वहां आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है उस आरआरबी को चूज कर सकते हैं। जहां कम है उसको थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, उसको नहीं आप भरिए। तो मान लीजिए बहुत जगह ऐसे क्या है कि ओबीसी का सीट कम है या SC ST का सीट ही नहीं है, वहां से आप भर रहे हैं फॉर्म, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भरिए जहां पे ज्यादा सीट हो, अच्छे पद हो और हर प्रकार के पद वहां पे आपको मिले। तो मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्म भरने से पहले आरआरबी आप जरूर एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए कि मैं किस आरआरबी से फॉर्म भरूंगा तो सही रहेगा। बहुत लोग जो है कट ऑफ को भी देखते हैं कि कट ऑफ जो है हमारा कहां से कम जाएगा, कहां से बहुत कम फॉर्म गिरेंगे, बहुत कम लोग फॉर्म भरेगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोग आरआरबी को चुनाव करता है। लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर करता है फ्रेंड्स पोस्ट, आपके जोन में कितना पोस्ट है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, आरआरबी में जो आप भर चूज कर रहे हैं वहाँ कितनी वैकेंसी है, आपके कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, वो भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये वाले पद पे फॉर्म भरा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन वाला पोस्ट पे, जो कि मैंने पटना जोन से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इंटर वाला फॉर्म भर दूंगा और दोनों का सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब यहाँ से मैं जो है एक चुनाव कर लेता हूं अलग जो है जोन, और यहाँ पे मैं एग्री करता हूं या आप चाहे तो सेम भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करते ही बोल रहा है कि प्रीवियस डाटा आपका जो है ऑलरेडी फैच होगा, हम यहाँ कट करेंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, ऊपर में जो जानकारी है वो ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा। यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ रिलीजियन, यहाँ मदर टंग, किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारा भाषा है। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में सिर्फ रहेगा आपका लैंग्वेज सारा, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन रहेंगे। बंगाली चूज करेंगे तो बंगाली प्लस इंग्लिश, आसामी चूज करेंगे तो आसामी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश सबके साथ जुड़ा रहेगा, हिंदी सबके साथ। तो ये आप देख लीजिए किस में आप एग्जाम देना प्रेफर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 बताना है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे आता है अपना कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग यहीं जाके फंस रहे हैं कि आपको कौन सा कैटेगरी आपको देना है, किस लेवल का देना है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी आप समझ लीजिए। इश्यूइंग अथॉरिटी में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिलअप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तहसीलदार मतलब रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार। आजकल बिहार में आरओ ही सारा का सारा जो है आपका जो है जाति, निवास, ये सब बना रहा है। तो मैंने आरओ रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे चूज किया हुआ है, और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से उसकी रैंक कम नहीं होनी चाहिए। उस वाला ऑफिसर से आपने बनवाया हुआ है तो उसका भी रैंक अच्छा होता है आरओ का, तो आप ये वाला जो है क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। अगर बिहार के जो भी लोग होंगे उनका यही आपको आरओ ही साइन करके दे रहा होगा,
जाति निवास आय के नीचे आप देखेंगे ना तो ये चीज मिलेगा आपको, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप बनवाए हैं डीएम स्तर का या एसडीएम स्तर का तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर आप बनवाए हैं ना, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर वाला, तो भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो चूज करेंगे। अब जैसे कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ बोलेगा कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST एंड OBC आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन द इंडियन रेलवे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो जाति सर्टिफिकेट देंगे। अब देखिए बिहार में क्या है, समझ लीजिए, बिहार में SC हो और ST हो तो इनका जो है सेंट्रल लेवल का जो यहाँ पे जाति होता है वो नहीं बनता है। SC/ST रिकॉग्नाइज है एज बिहार में भी वही रूल होता है और सेंट्रल लेवल पे भी अगर वो फॉर्म भरते हैं तो वही रूल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जब जाएंगे सर्विस प्लस की वेबसाइट पे तो SC/ST को ना सेंट्रल लेवल पे जाति सर्टिफिकेट निर्गत करने का कोई भी लिंक नहीं है। तो SC/ST अगर आपने RO से बनवाया हुआ है तो आपका काम कर जाएगा। हाँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना उस समय ये लोग एक फॉर्मेट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट अभी आपको रेलवे की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में भी आपको एक बार बनवाना होता है जब आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो अभी आपके पास जो SC/ST से आते हैं, SC/ST से, अभी मैं OBC पे भी आऊंगा, अभी आप वेट करिए। SC/ST से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना क्या करें, अभी जहां से भी उन्होंने अपना रेवेन्यू ऑफिसर से या DM SDM जहां से भी अपने वो जाति बनवाया हुआ है ना, वही लगा के यहाँ पे फॉर्म को भर दीजिए। कोशिश करिए कि लेटेस्ट होना चाहिए, हाल ही का होना चाहिए, समझ गए। अब बात आती है OBC केस में। तो OBC केस में एक NCL होता है, NCL नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। तो NCL क्या है कि यहाँ पे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो अपना जो है NCL यहाँ पे देगा और रिजर्वेशन लेगा। तो इनको जो है सेंट्रल वाला बनवाना होगा, ध्यान रहे। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल वाला NCL जो होता है वो सेंट्रल वाला बनवा के आपको लगाना होगा, राज्य स्तर वाला नहीं काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर बनवा लीजिए। अब OBC बिहार में क्या है कि 2 भाग में बढ़ गया है, BC EBC। तो BC और EBC को जो है दोनों को जो है NCL बनवाना होगा अपना, और सेंट्रल स्तर पर लोग OBC कहलाते हैं दोनों मिला के, BC EBC या BC1 BC2 दोनों जो भी आप बोलिए। तो इनको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, अपना जो है NCL सेंट्रल वाला बनवाना होगा, ठीक है। अब बात आती है EWS। तो EWS में जो है आपको सेंट्रल लेवल जो है नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये जहां से भी आपने बनवाया हुआ है EWS वो आप यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी एक बार रिसर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए क्या मैं गलत बता रहा हूँ। आप जाके देखिए सर्विस प्लस की वेबसाइट पे बिहार में जो जाति निवास बनता है वहाँ पे आपको EWS और SC/ST का जो है आपका जो है सेंट्रल लेवल पे बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, लगा दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब रेलवे DV कराता है ना तो उनका एक अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको फिर से जाति बनवा के सबमिट करना होता है और ये भी आपका वहाँ पे देखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या आपने सही भरा है कि गलत भरा है। तो इसीलिए आप लोग अभी जो है वो आप लगा के फॉर्म भर दीजिए। सिर्फ OBC के केस में आपको जो सेंट्रल वाला लगाना है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कास्ट का नाम लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी कब आपने बनवाया हुआ, और ये हम OBC चूज करेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूरेगा कि आप OBC NCL हैं, नॉन क्रिमिनल, आप यहाँ यस कर देंगे, अंडरस्टैंड कर देंगे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट और इश्यूइंग अथॉरिटी कब आपने बनवाया हुआ है लिख के जानकारी को आगे प्रोसेस कर देंगे। तो ये जाति वाला प्रोसेस जो है आप लोग सही से देख लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग जो है अच्छे से फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है नीचे में ऑलरेडी जो है यहाँ पे देखिए सारा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस पूछेगा, आप यहाँ पे भर दीजिएगा और उसको से नीचे आके नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपसे पूछेगा, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप यहाँ पे स्क्राइब चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे विकलांग होते हैं जिनको एक अलग एक्स्ट्रा आदमी चाहिए होता है, उनको लिखने में डिफिकल्टी होती है तो उनको भी यहाँ पे यस नो बताना होता है। EBC से है तो यस नो बताएंगे, EBC यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि EBC कौन आएंगे, EBC कौन नहीं आएंगे। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग गलत चुनाव कर बैठते हैं, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो EBC में कौन आता है उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ के आप बताएंगे। यहाँ पे रेलवे इंप्लॉई है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप करंट में कहीं इंप्लॉई हैं रेलवे के छोड़ के, तो यहाँ पे आप स्टेट सेंट्रल जहां भी होंगे आप उसको चूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और DV के समय में आपसे जो है NOC मांगेगा, अभी आपसे NOC नहीं मांग रहा है, आप फिलहाल वो जानकारी भर दीजिए जहां आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, अभी आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आप भर दीजिए और बाद में आपको जो है NOC बनवा के देना होगा।
डीवी के समय में, यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ पे आपसे जो है पूछेगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय होंगे तो ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे बता देंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चूज कर देंगे। इसकी वजह से नीचे में आपको यहाँ पे जो है अपना बैंक की जानकारी देना होगा, तो बैंक जानकारी अच्छे से भर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपका देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट ही आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, अगर आपका नहीं फिलअप मिल रहा है तो यहाँ पे आपको आएगा ऐड करने के लिए, तो पहले मैट्रिक का क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, मैट्रिक की जानकारी भरेंगे और उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हमसे देखिए मांग रहा है कि आप बैचलर डिग्री या 10+2। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लोग डिप्लोमा किए हुए क्या वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ देखिए दो चीज लगा हुआ है, 10+2 या जो है लगा हुआ है इट्स इक्विवेलेंट। तो जो डिप्लोमा चूज किए हुए वो ये चूज कर लीजिए, यही चूज करेंगे, यहाँ से डिसिप्लिन में वही आएगा वो चूज करेंगे। कहाँ से पढ़ाई किया, तो समझिए आप डिप्लोमा कहाँ से पढ़े हैं, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से पढ़े हैं और बोर्ड का नाम बताइए, तो जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है उसका नाम, यहाँ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यहाँ हिंदी इंग्लिश आती है कि नहीं, परसेंटेज, और यहाँ पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो डिप्लोमा वाले केस में यहाँ पे ऐसे ही भरेंगे, ठीक है ना, और डिप्लोमा का जो है जानकारी यहाँ पे देंगे, बोर्ड का नाम, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से पढ़ाई किया हुआ है और रिजल्ट, परसेंटेज, ये सब। अगर कोई 10+2 है तो 10+2 यहाँ पे चूज करेगा, दोनों एक ही में ऑप्शन है, आप इट्स इक्विवेलेंट और यहाँ पे 10+2 दोनों एक ही में। आप और भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इंटर की जानकारी को ऐड करेंगे। इंटर में थोड़ा सा एक समझ में आना होगा आपको कि 50% आपके पास होनी चाहिए, तो यह फॉर्म भरेंगे, जनरल के केस में, ओबीसी के केस में और ईडब्ल्यूएस के केस में। अगर कोई बंदा जो है SC/ST है और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, तो उनको कोई भी यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि इंटर 50% के पास होना चाहिए। अगर कोई बंदा जो है ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और 10+2 भी किया हुआ है, मतलब इंटर किया हुआ है, और या इसमें उसका 50% नहीं है, तो वो 10+2 की जानकारी भी देगा प्लस ग्रेजुएशन की भी जानकारी देगा, और इसमें कोई भी उनका जो हायर क्वालिफिकेशन है तो उनको कोई परसेंटेज की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, अच्छे से भरेंगे और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए फोटोग्राफ का यहाँ पे सिंपल सा जो है फंडा है, समझ लीजिए। यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे फंडा ये है कि आपका ये जो दिया हुआ है पिक्सल, यहाँ पे देखिए 230 जो है इस तरह से होना चाहिए और 240 इस तरह से होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, और इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो इस तरह का फोटोग्राफ आपसे बोला गया है, तो इसी सेगमेंट में आप फोटोग्राफ को क्या करेंगे, पिक्सेलेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसके लिए जो MS पेंट का यूज करना होगा, या ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट होती है कि पिक्सल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पिक्सल कन्वर्टर या जो है रिसाइज कन्वर्टर, ऐसे करके, और ध्यान रहे 30 से 70 KB के बीच आप रखेंगे तो ही आपका अपलोड होगा। और सिग्नेचर में भी यहाँ पे गाइडलाइंस यही है, यहाँ पे 140 और यहाँ पे 60 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे, आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे कटे नहीं, और यहाँ पे आप व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया गया है, व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे रखेंगे। यहाँ सैंपल भी दिया हुआ है कि सैंपल किस तरह का सही रहेगा, किस तरह का गलत रहेगा, तो आप ध्यान में रखते हुए जो है फोटोग्राफ को सही से आपको जो है अपलोड करना है, पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। तो ये फाइल साइज आप बनाएंगे और यहाँ JPG में रहेगा, ये पिक्सल में रखेंगे, इजीली आपको अपलोड हो जाएगा, कहीं कटेगा नहीं। ये भी पिक्सल में आप सिग्नेचर रखेंगे, इजीली अपलोड हो जाएगा। 30 से 70 KB के बीच आपको रखना है। तो मेरा ये प्रीवियस पहले से ही फोटो सिग्नेचर आ रहा है, आप अगर नए हैं तो आपको यहाँ पे फोटो को इस पिक्सल में रखना होगा, इस साइज में रखना होगा, और उसके बाद से आपको सेव करके नेक्स्ट करना होगा। अब नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको प्रीफ्रेंस आएगा, क्या प्रीफ्रेंस किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब जिस जोन में वहाँ वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट, जैसे 4-5 पोस्ट है ना एक मतलब वैकेंसी में, तो 5 पोस्ट का नाम और जोन वाइज वैकेंसी कहाँ कितनी पोस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्लस पे क्लिक करके किसको पहले, किसको 2 नंबर पे, किसको 3 नंबर पे, ऐसे आप रखना चाहते हैं आप चूज कर लेंगे, ये सारा आ जाएगा। आप एक बार उससे भी अच्छे से देख लीजिएगा किसको पहले रखना, किसको दूसरे नंबर पर रखना है। फिर यहाँ पे प्लेस में अपने गाँव का नाम या सिटी का नाम लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू सेव करके प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू करते ही यहाँ पे आपका सारा जानकारी प्रीव्यू होकर आ जाएगा। आप एडिट करना चाहते हैं एडिट करेंगे, नहीं एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ इसको टिक करना है और यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करते हैं, अगेन सबमिट का बटन आएगा, सबमिट करेंगे। अब नीचे में आपको जो है पेमेंट का जमा करने का जो है इस तरह से आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे पे विथ रोजर पे विथ पे यू, तो किसी भी थ्रू आप जा सकते हैं। मैं पहला ही ऑप्शन चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो रोजर पे का आ जाएगा पेमेंट गेटवे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास जो है यूपीआई का ऑप्शन है। यहाँ पे आप नीचे कार्ड का, नेट बैंकिंग का, आप क्या करेंगे यहाँ पे जो भी थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उसका आप चुनाव करके और पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ HDFC का नेट बैंकिंग है, यहाँ यूजिंग HDFC कार्ड ओनली, और यहाँ पे अलग और अदर भी कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अदर बैंक आपके पास है, नेट बैंकिंग कार्ड और यूपीआई। तो आप पेमेंट जमा करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। फोटो रिसाइज करने का टूल में
आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से फोटो रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी फोटो आपको रिसाइज करना है, दिक्कत हो रही है तो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो MS पेंट सबसे बेस्ट तरीका है आपका फोटो रिसाइज करने का, पिक्सलेट जो भी होता है, तो इस तरह से आप फोटो रिसाइज जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले दो चीज का ध्यान रखना है, कौन से RRB में आपको फॉर्म भरना है, ये जरूर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और सही से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह सब चीज। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।